मेरिस्टेम जो हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते। कुछ विशेष जगहें होती हैं जिन्हें मेरिस्टेम क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। वृद्धि के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है? वृद्धि की दशाएं क्या क्या हैं? फ्लावरिंग से पहले क्या हो जाता है? इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। स्वागत है आप सबका इस माइंड मैप सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर आज हमको पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो चैप्टर है आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है बेटा, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 2 से 3 सवाल का हिसाब किताब इस चैप्टर का भी रहता है। राइट, 2 से 3 सवाल, कभी कभी 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब मान लीजिए सर 4 सवाल अगर आप पूछ लिए जाएं तो फिर आप लोग गुस्सा मत होइएगा कि सर 4 सवाल पूछ लिए गए, आपने तो 2 से 3 सवाल ही कहा था। 2-3, कभी कभी 4 पूछा जा सकता है, नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। तो यही हमारा आज का टारगेट, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, जो चैप्टर का नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ठीक है जी। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग सेल पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन का माइंड मैप मैं आपको दे चुका हूं, लिविंग वर्ड का माइंड मैप आपको मिल चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का माइंड मैप भी आपको मिल चुका है, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। यानी ये हमारे 11th के सिलेबस का आखिरी माइंड मैप है। अगला जो माइंड मैप मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो 12th के सिलेबस का होगा। आप समझ रहे हैं मैं इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर देखा जाए तो सेल, सेल डिवीजन, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फो, एनाटॉमी, फोटो, रेस्पिरेशन, पीजीडी, ये अपने 10 चैप्टर हैं 11th के सिलेबस में। यानी अगर आप 10 दिन 1-1 घंटे बैठ गए, जो कि आप बैठे होंगे ऑब्वियसली, तो आपका ना पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और हर चैप्टर में एवरेज भी 1 घंटे का नहीं आएगा, कुछ चैप्टर में 1 घंटे के ऊपर समय मुझे लग गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो 45 से लेकर 55 मिनट तक में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर 1 घंटा मान लें, अगर आप अभी तक आपने सारे माइंड मैप देखे हैं और आज के बाद भी आप पर डे 1 घंटे के लिए बैठ जाओ, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ईयर प्लग लगाइए, अपने ईयरफोन लगाइए, आराम से इसको चालू कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपके बैच में भी होगा ये। ठीक है, इसको डाउनलोड करके रखिए। बस में कई बार नेटवर्क नहीं आता तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो इसको आप डाउनलोड करके रखिए आराम से। कहीं पर भी जा रहे हैं तो सुनते हुए चले जाइए, आपकी जर्नी जो है वो भी तय हो जाएगी, आपका सफर कट जाएगा और आपका एक चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि क्या होता है? ग्रोथ के अलग अलग पैरामीटर होते हैं, वृद्धि के अलग अलग पैरामीटर होते हैं। जैसे वृद्धि जो है वो ताजा भार में हो सकती है, शुष्क भार में हो सकती है, लंबाई में हो सकती है, क्षेत्रफल में हो सकती है, आयतन में हो सकती है और या फिर संख्या में हो सकती है। तो उसमें एक जो परमानेंट और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज जो होता है, उस परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज को हम क्या कहते हैं? उस परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज को बेटा हम लोग कहते हैं वृद्धि। अब अगर आप प्लांट में वृद्धि की बात करें, प्लांट में अगर आप वृद्धि की बात करें तो स्थानीय वृद्धि होती है, स्थानीय वृद्धि। और स्थानीय वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि मेरिस्टेम जो है वो हर जगह नहीं पाए जाते। कुछ विशेष जगहें होती हैं जिन्हें मेरिस्टेम क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। तो जो विभाजित करने वाले ऊतक हैं, जो विभाजित करने वाली सेल हैं, वो एक कुछ विशेष स्थानों पर पाई जाती हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र कहते हैं। इसलिए ये क्या है? स्थानिक वृद्धि है। इसके अलावा ये जो वृद्धि है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आप, यह जो वृद्धि है सामान्यतया कैसी है? परिमित है। होने को दोनों तरीके से होती है, परिमित तथा अपरिमित दोनों है भाई। ये परिमित व अपरिमित दोनों है भाई, दोनों। परिमित भी है और अपरिमित भी है, परिमित और अपरिमित दोनों है ये। लेकिन अगर पूछा जाए सामान्यतया कैसी है तो अपरिमित है। वृद्धि के चरण की अगर आप बात करेंगे तो जो सबसे पहला चरण होता है विभज्योतक चरण, जिसमें कोशिका का क्या होता है? विभाजन। जिसमें क्या होता है बेटा? कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन। फिर क्या है? दीर्घीकरण चरण।
दीर्घीकरण चरण, जिसमें क्या है, नया नया वॉल मटेरियल डिपॉजिट होता है, वैक्यूल बनना शुरू हो जाता है। और फिर है परिपक्वन, कोशिका जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से परिपक्व हो जाती है। वॉल की थिकनेस जितना बढ़ना होता है वो बढ़ चुकी होती है, उसमें किसी भी तरीके का जो मॉडिफिकेशन होना होता है वो हो चुका होता है, राइट। अगर आप वृद्धि दर की बात करें बच्चों, तो आपके पास दो तरीके के वृद्धि दर हैं, एक है अंकगणितीय वृद्धि दर और दूसरा है ज्यामितीय वृद्धि दर। अगर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि 1 2 3 4 5, अगर इस तरीके से वृद्धि हो रही है तो इसे कह दिया जाएगा अंकगणितीय वृद्धि दर, या अर्थमेटिक ग्रोथ कह देंगे। सिंपली क्या कह देंगे बेटा, अर्थमेटिक ग्रोथ कह देंगे। ये इस तरीके का फॉर्मूला होता है इसका, एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी। क्या हो जाएगा, एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन रही है मित्रों। यानी कि सीधी रेखा, ग्राफ में आपको क्या मिलेगी, सीधी रेखा मिल जाएगी बेटा। जब आप इसको देखेंगे सीधी रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके की वृद्धि हो कि 1 से 2 और फिर 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जो कि पादपों में जिस तरीके की वृद्धि होती है सामान्यतया ज्यामितीय वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि, ठीक है। W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W नॉट ई आर टी। ये फॉर्मूला है भाई। सिग्मोइड कर्व मिलेगा आपको, आप इसे अगर देखेंगे तो एस शेप कर्व मिलेगा भाई, एस आकृति का ग्राफ, एस आकृति का ग्राफ यहां पर मिलेगा। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं आपको सीधी रेखा मिल रही है भाई जी। बताइए जरा क्या मिल रही है, सीधी रेखा मिल रही है। तो अंकगणितीय वृद्धि के दौरान, अंकगणितीय वृद्धि के दौरान आपको सीधी रेखा मिलती है, फॉर्मूला हो जाता है एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी। जबकि ज्यामितीय वृद्धि के दौरान आपका फॉर्मूला है डब्ल्यू एन बराबर डब्ल्यू नॉट ई आर टी, और यहां पर एस शेप का ग्राफ मिलता है। एक होता है बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ और दूसरा होता है रिलेटिव ग्रोथ, यानी कि निरपेक्ष वृद्धि और सापेक्ष वृद्धि। कोई चीज टी बराबर 0 समय पर कितनी थी और वो चीज आज कितनी है, अगर इसका आप अंतर ले लें तो इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से अगर प्रारंभिक को माइनस कर दें तो निरपेक्ष वृद्धि मिलती है आपको, और अगर आप अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करें और फिर प्रारंभिक से डिवाइड कर दें, यानी जो उसका क्या था, प्रारंभिक मापन था, अगर उससे तुलना करते हुए आप वृद्धि देखें तो फिर इसे सापेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सापेक्ष वृद्धि कहा जाता है। याद रखेंगे बेटा, तो निरपेक्ष वृद्धि और सापेक्ष वृद्धि आपको ध्यान में रखना है। तो निरपेक्ष वृद्धि और सापेक्ष वृद्धि के बारे में बेटा आपको पता चल गया। एक चीज याद रखिएगा कि पौधों में चाहे वृद्धि हो चाहे विभेदन हो, दोनों कैसे हैं, ओपन है भाई। चाहे तो वृद्धि की बात करें आप और चाहे विभेदन की बात करें, दोनों ही क्या है, ओपन प्रोसेस है, खुली प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, विभेदन में क्या हो जाता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या होगा बताइए जरा, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी। विभाजन की क्षमता का खो जाना विभेदन है। तो विभेदन के पश्चात बनते हैं प्राइमरी स्थायी ऊतक, प्राथमिक स्थायी ऊतक बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं, प्राथमिक स्थायी ऊतक। निर्विभेदन का मतलब है विभाजन की क्षमता का पुनः वापस आ जाना। निर्विभेदन का मतलब है विभाजन की क्षमता का पुनः वापस आ जाना। तो निर्विभेदन में बेटा बनते हैं, जब निर्विभेदन की प्रक्रिया होती है तो द्वितीयक विभेदोतक बनते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है मेरे भाई। और फिर होता है पुनर्विभेदन, यानी कि विभाजन की क्षमता का फिर से खत्म हो जाना। तो जब पुनर्विभेदन होता है, पुनः मतलब फिर से, तो जब पुनर्विभेदन होता है, पुनर्विभेदन, तो पुनर्विभेदन के दौरान आप देखेंगे कि पुनर्विभेदन की प्रक्रिया से द्वितीयक स्थायी ऊतक बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं, द्वितीयक स्थायी ऊतक बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि वृद्धि मापन योग्य है। सामान्यतया जो प्लांट में वृद्धि होती है कोशिका के अंदर, वो जीव द्रव्य में वृद्धि है, और जीव द्रव्य में वृद्धि को आप तो माप नहीं सकते। जीव द्रव्य में वृद्धि का मापन नहीं किया जा सकता। तो या तो आप उसका फ्रेश वेट ले लें या ड्राई वेट ले लें, या लंबाई देख लें कि तने की लंबाई कितनी बढ़ रही है, या पराग नलिका की लंबाई कितनी बढ़ रही है,
या लीफ का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, या फल का आयतन कितना बढ़ गया है, या कोशिका की संख्या कितनी बढ़ गई है। तो वैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैरामीटर हैं। ऐसे यहां पर बेटा विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैरामीटर हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वृद्धि को माप सकते हैं, वृद्धि का मापन कर सकते हैं। और वृद्धि का मापन कैसे कैसे होता है, ये तो हो गए पैरामीटर। बेटा एक हो सकता है वृद्धि मापी से। वृद्धि मापी अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ से भी आप इसको माप सकते हैं भाई। और तीसरा होता है प्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, प्रत्यक्ष अवलोकन कहने से यह तात्पर्य होता है कि आप सीधे सीधे भी देख रहे होते हैं कि प्लांट में लंबाई बढ़ रही होती है। वृद्धि के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वृद्धि की दशाएं क्या क्या हैं, तो आप जानते हैं कि उपापचय के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। और उपापचय का जो माध्यम है, उपापचय का माध्यम वो हो जाएगा आपका वाटर। वाटर जो है उपापचय के लिए माध्यम जो है प्रोवाइड कराता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो एटीपी के निर्माण में सहायक होगा। ऑक्सीजन जो है मेरे भाई वो एटीपी के निर्माण में सहायक होगा। पोषक तत्व जो हैं वो जीव द्रव्य का निर्माण कराएंगे, और कई बार ये एंजाइम के कोफैक्टर भी होते हैं। इसके अलावा आपको टेम्परेचर चाहिए। आप जानते हैं कि एंजाइम का जो एक अनुकूलतम ताप होता है, जो इष्टतम ताप होता है, उस ताप पर वह सबसे बढ़िया क्रिया करते हैं। साथ ही साथ कुछ पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि के लिए चाहिए। तो वृद्धि की दशाओं में क्या क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, वाटर, पोषक तत्व, टेम्परेचर और पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश तथा गुरुत्वाकर्षण। बच्चों पूरे पादप में, पादप के अगर जीवन चक्र में देखें तो बीज के अंकुरण से लेकर फिर जरा अवस्था आने, बुढ़ापा आने और उसके मरने तक की जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसे परिवर्धन कहा जाता है। वो जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसे क्या कहा जाता है, परिवर्धन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, परिवर्धन। परिवर्धन में दोनों चीजें आएंगी, वृद्धि भी आएगा और विभेदन भी आएगा। क्या बेटा, परिवर्धन में दोनों चीजें आएंगी, वृद्धि भी आएगा, वृद्धि और विभेदन। वृद्धि भी आएगा और विभेदन, दोनों को मिला के परिवर्धन कहते हैं। क्या होता है कि पादप अपने अलग अलग आयु में, अपने जीवन काल के दौरान अलग अलग आयु में या फिर अलग अलग वातावरण में वो क्या करता है, अलग अलग पथों का अनुसरण करता है और नई नई संरचनाओं का निर्माण करता है। क्या बेटा, पादप जो होते हैं वो विभिन्न समय में, अलग अलग समय में या फिर अलग अलग वातावरणीय परिवेश में विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं और अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, इसको कहते हैं, या प्रक्रिया नहीं कहेंगे, इस क्षमता को कहते हैं सुघट्यता। क्या कहते हैं, सुघट्यता कहते हैं या प्लास्टिसिटी कहते हैं। सुघट्यता कह लीजिए या फिर प्लास्टिसिटी कह लीजिए। प्लास्टिसिटी, सुघट्यता या प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का उदाहरण होता है विषम पर्णता। क्या बेटा, प्लास्टिसिटी का उदाहरण होता है विषम पर्णता। विषम पर्णता से क्या मतलब समझते हैं आप बताइए जरा मुझे। विषम पर्णता से क्या बात समझ में आती है आपको, तो आप कहेंगे सर विषम पर्णता का मतलब अलग अलग प्रकार की पत्तियों का पाया जाना। विषम पर्णता का मतलब क्या हो जाएगा बताइए जरा। इस विषम पर्णता का क्या मतलब हो जाएगा, आप कहेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों का पाया जाना। भिन्न भिन्न प्रकार की पत्नियों नहीं बेटा, पत्तियों का पाया जाना। भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों का पाया जाना। भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों का पाया जाना, ठीक है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों का पाया जाना, क्लियर है भाई। भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों का पाया जाना, इसे कहा जाता है विषम पर्णता। क्या कहा जाता है इसे,
विषम पर्णता कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों का पाया जाना, क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे बेटा विषम पर्णता। अब ये विषम पर्णता हो सकता है कि अलग अलग समय पर हो या अलग अलग पर्यावरणीय अवस्थाओं में हो। तो अगर आप कपास की बात करेंगे धनिया और लार्कस्पर, यानी कि कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर, उनमें विकासात्मक विषमपर्णता है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, विकासात्मक विषमपर्णता। किसमें? कपास में, धनिया में और लार्कस्पर में। लेकिन जल और थल में, जल और स्थल में अलग अलग तरीके से, यानी कि पर्यावरणीय जो विषमपर्णता है, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली जो है, वो रेननकुलस अर्थात बटर कप में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? बटर कप में पाई जाती है। चलो भाई फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब पादप वृद्धि को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। पादप वृद्धि को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं, तो बच्चों इसमें कुछ होते हैं बाह्य कारक और कुछ होते हैं आंतरिक कारक। ठीक है ना भाई? जब भी आप कारकों की बात करोगे, जब भी आप क्या करोगे बेटा? कारकों की बात करोगे, तो कुछ हो जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर अर्थात बाह्य कारक, और कुछ हो जाएंगे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक मेरे भाई, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? बाह्य कारकों में क्या क्या आ जाएगा? प्रकाश, ताप, जल, ऑक्सीजन और पोषक। क्या आ जाएगा बेटा? प्रकाश, ताप, जल, ऑक्सीजन और पोषक, ये सब आ जाएंगे। लाइट, वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ये बाह्य कारक है। अब ये जो आंतरिक कारक हैं, ये भी दो तरीके के हैं। एक है इंट्रासेलुलर और दूसरे हैं इंटरसेलुलर। अंतःकोशिकीय और अंतरकोशिकीय, लिख लो भाई। इंट्रासेलुलर का मतलब अंतःकोशिकीय, और उधर इंटरकोशिकीय, इंटरसेलुलर का मतलब अंतरकोशिकीय। एक सेल के अंदर विद इन द सेल जब बात होगी, जब बेटा विद इन द सेल बात होगी, तो उसमें मेनली क्या आ जाते हैं? आनुवांशिक कारक आ जाते हैं, जेनेटिक फैक्टर, जीन वगैरह की बात हो रही होती है बेटा। वहां पर किसकी बात हो रही होती है? जीन वगैरह की बात हो रही होती है, राइट। और इंटरसेलुलर जो कारक हैं, उसमें आ जाएंगे आपके पादप वृद्धि नियामक अर्थात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पादप वृद्धि नियामक अर्थात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब जैसे बच्चों आपके घर में रेगुलेटर लगा होता है, फैन वाला, मैं बैच में भी यही एग्जांपल देता हूं। तो उस रेगुलेटर की सहायता से आप पंखे की हवा को धीमा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते, अरे धीमा भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, धीमा भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो पादप वृद्धि नियामक हैं, पादप वृद्धि नियामक, ये दो प्रकार से काम करते हैं। एक जो वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, कुछ ऐसे भी पादप वृद्धि नियामक हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हार्मोन हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हार्मोन हैं जो क्या करते हैं बेटा? बताइए मुझे। जो वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, तो उनको कहा जाता है वृद्धि उन्नायक। उनको क्या कहा जाता है? वृद्धि उन्नायक। और जो वृद्धि के कार्यकलापों को रोकते हैं, जो वृद्धि के कार्यकलापों को रोकते हैं, उन्हें हम वृद्धि संदमक या वृद्धि बाधक भी कह सकते हैं। जैसे ऑक्जिन, जिब्रेलिक अम्ल और साइटोकाइनिन, ये वृद्धि उन्नायक है। एबीए जो है वृद्धि बाधक है, वृद्धि संदमक है। इथाइलिन जो होता है वो वृद्धि उन्नायक भी है, वृद्धि संदमक भी है। इथाइलिन जो क्या है? वृद्धि उन्नायक भी है और वृद्धि संदमक भी है। लेकिन मुख्यतया उसका रोल कैसा है? तो बेटा मुख्यतया उसका जो रोल है वो वृद्धि संदमक के जैसा है। मुख्यतया जो उसका रोल है वो कैसा है? वृद्धि संदमक के जैसा है मित्रों। अब ये जो इंडोल जो आपका ऑक्जिन है, ऑक्जिन, ऑक्जिन क्या है बच्चों? इंडोल डेरिवेटिव है, इंडोल व्युत्पन्न है। जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। जिब्रेलिक अम्ल जो है वो टर्पीन के व्युत्पन्न है, टर्पीन व्युत्पन्न। साइटोकाइनिन जो है वो एडेनिन व्युत्पन्न है। N6 फरफ्यूरिल अम्यूनोप्यूरिन। साइटोकाइनिन क्या है? N6 फरफ्यूरिल अम्यूनोप्यूरिन।
N6 फरफ्यूरिल अम्यूनोप्यूरिन, ये साइटोकाइनिन है बेटा आपका। वृद्धि संदमक या बाधक में अगर बात करें ABA, एब्सिसिक एसिड जो है वो कैरोटिनोइड है, कैरोटिनोइड का डेरिवेटिव है, कैरोटिनोइड व्युत्पन्न है। और एथाइलिन जो है वो एक गैसीय हार्मोन है, गैसीय हार्मोन, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट हार्मोन है। बच्चों अगर खोज की बात करें, ठीक है ना, अगर हम यहां पर खोज की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज में जो एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है बेटा डार्विन और डार्विन का, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है डार्विन और डार्विन का। चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने कैनरी घास की कोलियोपेटाइल टिप पर एक्सपेरिमेंट किया था। कैनरी घास बेटा, कैनरी घास। और क्या देखा कि जो टिप है वो लाइट की ओर मुड़ जाती है, टिप जो है वो लाइट की ओर मुड़ जाती है। बच्चों टिप किधर मुड़ जा रही है, तो बता रहे हैं कि टिप मुड़ जाती है लाइट की ओर, प्रकाश की ओर, एक दिशीय प्रकाश की ओर। यानी कि जो प्रकाशानुवर्तन वाला प्रयोग था, जो प्रकाशानुवर्तन वाला प्रयोग था वो किसने किया, वो किया था चार्ल्स डार्विन और उसके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने। किसमें, कैनरी घास के प्रांकुरचोल शिखाग्र पर। बाद में जो FW वेंट है, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया उन्होंने जई के अंकुर के प्रांकुरचोल पर, जई एविना सटाइवा। उन्होंने बेटा ऑक्सीजन की खोज की और ऑक्सीजन नाम भी दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश अनुवर्तन वाला प्रयोग किसने किया था, तो वो डार्विन और डार्विन ने किया था। लेकिन ऑक्सीजन की खोज किसने की भाई जी, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज की थी FW वेंट ने, FW वेंट ने। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम किसने दिया था, तो बच्चों ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम दिया था FW वेंट ने। FW वेंट ने अपना प्रयोग कहां पर किया था, तो जई जो होता है, जई, जई का जो अंकुर होता है उसके प्रांकुर चोल के टिप पर, शिखाग्र पर, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। और जानते हैं आप सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन कहां से निकाला गया था, मानव मूत्र से निकाला गया था बेटा। अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। नेक्स्ट बच्चों जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक अम्ल के बारे में क्या है आप जानते हैं, 1926 के आसपास क्या हुआ, 1926 के आसपास जापान में ऐसे धान की खेती में क्या देखी गई कि धान के तने की लंबाई बढ़ती जा रही है, धान के तने की लंबाई जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें सीड नहीं लग रहा है उसमें बेटा सीड नहीं लग रहा है। तो क्या नाम दिया था बेटा, नाम दे दिया था फुली सीडलिंग डिजीज या बेकने डिजीज। फुली सीडलिंग डिजीज या बेकन डिजीज। और फिर कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि यह एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से हो रहा है। यह किसकी वजह से हो रहा है, यह हो रहा है एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से। और जिब्रेली फ्यूजिकोराई में जिब्रेलिक अम्ल था। क्या था बेटा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई में था जिब्रेलिक अम्ल, जो रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। इस प्रकार खोज हुई जिब्रेलिक अम्ल की। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में क्या है, स्कूग और उसके सहकर्मी, ध्यान से सुनेंगे आप, स्कूग और उसके जो सहकर्मी थे वो तंबाकू में जो इंटरनोड होता है, तंबाकू के इंटरनोड का पिथ लेके उसका प्रचुरन करा रहे थे। वहां पे सेल डिवीजन होता नहीं होता ये देख रहे थे। तो उन्होंने पहले सिर्फ ऑक्सीजन डाला, उन्होंने पहले सिर्फ क्या किया, ऑक्सीजन डाला बेटा, ऑक्सीजन। तो जब उन्होंने शुरुआत में सिर्फ ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन, तो क्या देखा बताइएगा जरा। जब उन्होंने शुरुआत में ऑक्सीजन डाला तो देखा कि सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी कि वो प्रचलित नहीं हो रहा है भाई, वो जो है प्रचलित नहीं हो रहा है, प्रचुरित, प्रचुरित नहीं हो रहा है वो पित्त, वो बिल्कुल भी प्रचुरित नहीं हो रहा है। फिर बाद में क्या किया उन्होंने, ऑक्सीजन के साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ ईस्ट का सत्व डाला, या संवहन बंडल का सत्व डाला, या DNA डाल दिया, और या फिर क्या किया, ईस्ट का सत्व डाला था, ठीक है, नारियल पानी के साथ उसको सप्लीमेंट किया। तो देखा कि सेल डिवीजन होने लगा, कोशिका विभाजन होने लगा, कोशिका विभाजन होने लगा। तो मिलर ने बताया, मिलर और उसके दोस्तों ने, कि कहीं ना कहीं वो जो पदार्थ है उसका रोल है सेल डिवीजन में।
वो जो पदार्थ है जो वहां से नारियल पानी से, ईस्ट के सत्व से, संवहन मंडल के सत्व से या डीएनए से आ रहा है, उस पदार्थ का रोल किसमें है? सेल डिवीजन में है। उस पदार्थ का रोल किसमें है बेटा? सेल डिवीजन में। ठीक है। और बाद में स्कूप और मिलर ने उस पादप हार्मोन का नाम दे दिया काइनेटिन। क्या नाम दे दिया भाई? उस पादप हार्मोन को नाम दे दिया काइनेटिन, नाम दे दिया भाई, काइनेटिन। फटाफट से देखो इसको, आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है जी, चलो बेटा अब आओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की बात करेंगे बेटा। तो ऑक्सीजन जो होता है वो प्राकृतिक भी होता है और संश्लेषित भी होता है। ऑक्सीजन जो है वो प्राकृतिक भी है और संश्लेषित भी है। प्राकृतिक ऑक्सीजन में आ जाएगा, प्राकृतिक ऑक्सीजन में आ जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। क्या आ जाएगा बेटा? इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। जबकि जो संश्लेषित ऑक्सीजन है उसमें आ जाएगा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट यानी कि 2,4-D, और आ जाएगा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसीटेट यानी कि 2,4,5-T, और आ जाएगा नेप्थलीन एसिटिक अम्ल यानी कि NaA। तो ऑक्सीजन जो है वो नेचुरली भी प्लांट में पाया जाता है, नेचुरली भी प्लांट में पाया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों क्या होता है बताइएगा जरा, कि आप इसे लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं बेटा? आप इसको लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन है वो मानव मूत्र से आइसोलेट किया गया था। सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन है कहां से आइसोलेट किया गया था? मानव मूत्र से। इसके बड़े सारे प्रयोग हैं, है ना। तो बागवानी और खेती में ये बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। जहां पर जब आप तने की कटिंग लगाते हैं, तने की कटिंग, तो उस कलम में जो है रूटिंग कराता है, जड़ फूटती है भाई इसकी वजह से। अनानास में ये पुष्पन कराता है भाई, अनानास में क्या कराता है? पुष्पन कराता है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करता है? पत्तों और फलों को, पत्तों और फलों को प्रारंभ में विलगन से बचाता है। विलगन का मतलब अलग होना। तो पत्तों और फलों को प्रारंभ में तो ये विलगन से बचाता है, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं, जब उनकी बुढ़ापे की अवस्था होती है, तो ये क्या करता है? उनके विलगन को बढ़ावा देता है। पहले विलगन से बचाता है। यंग स्टेज में, प्रारंभ में पत्तों को और फलों को विलग होने से बचाता है, बचाता है। लेकिन जब वो बुढ़ा जा रहे होते हैं, जब वो बूढ़े हो रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करता है? उसको बढ़ा देता है, विलगन को बढ़ावा भी देता है। विलगन को क्या करता है बेटा? बढ़ावा देता है। इसके अलावा शिखाग्र प्रधानता, एपिकल डोमिनेंस जिसे आप कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस, ये क्या है? शिखर की वृद्धि कराता है, ऊपर की तरफ ग्रोथ कराएगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पार्श्वीय वृद्धि है वो कम होती है, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि कम होती है। इसीलिए क्या किया जाता है? चाय के बागान वगैरह में मुंडी कर दी जाती है, शिखाग्र रिमूव कर दिया जाता है, शिखाग्र कलिकाएं हटा दी जाती हैं, शिरच्छेदन कर दिया जाता है। तो शिखाग्र प्राधान्यता जो है वो ऑक्सीजन का क्या है? इफेक्ट है। इसके अलावा ये टमाटर में अनिषेक फलन कराता है भाई। टमाटर में क्या कराता है? अनिषेक फलन। टमाटर में अनिषेक फलन कराता है, यानी कि पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है। 2,4-D जो है वो डाइकॉट में खरपतवार नाशी है, मोनोकोट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। मोनोकॉट जो होते हैं, मोनोकॉट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन जो मेच्योर डाइकॉट वीड है बेटा, जो खरपतवार है, उनको ये किल करता है। उनको क्या कर देता है भाई? किल कर देता है। ये कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है और साथ ही साथ जाइलम का विभेदन भी कराता है। साथ ही साथ क्या कराता है बेटा? जाइलम का विभेदन भी कराता है, याद रखेंगे आप, जाइलम विभेदन। जिब्रेलिन्स जो होते हैं अम्लीय होते हैं। अभी तक जो है, अभी तक अगर आप देखें तो बड़े सारे जो है जिब्रेलिक अम्ल खोजे जा चुके हैं, जैसे कि GA1, GA2, GA3, GA100, GA110, इस तरीके से। लेकिन सर्वप्रथम जो खोजा गया वो GA3 था। तो जिब्रेलिन्स कैसे? अम्लीय, सबसे अधिक खोजे जा चुके हैं और सर्वप्रथम खोजा गया था GA3। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाता है। इसका जो मेन एजेंडा है,
इसका जो मुख्य कार्य है वो है बेटा इंटरनोडल इलोंगेशन। इसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है? इंटरनोडल इलोंगेशन है बच्चों। इसका मुख्य कार्य है इंटरनोडल इलोंगेशन। ये क्या करता है? अक्ष की लंबाई बढ़ाता है, अक्ष की लंबाई बढ़ाता है, इंटरनोडल इलोंगेशन कराता है। इंटरनोडल इलोंगेशन के अलावा आप देखेंगे कि ये अंगूर के डंठल की भी लंबाई बढ़ा देता है, अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ा देता है। सेब जो होता है एप्पल, उसको भी लंबा करता है, उसके सेब को मेंटेन करता है। बुढ़ापे को थोड़ा सा रोकता है, जरावस्था को रोकता है बेटा, जरावस्था को रोकता है। और उसका फायदा क्या है? जब ये जरावस्था को रोक रहा होता है तो फल जो है बाजार में अधिक समय तक के लिए उपलब्ध रहते हैं। फल वगैरह जो हैं वो बाजार में अधिक समय तक के लिए उपलब्ध रहते हैं। माल्टिंग का प्रोत्साहन करता है, और माल्टिंग का प्रोत्साहन करता है तो शराब उत्पादन में वृद्धि होती है। माल्टिंग का उत्पादन, माल्टिंग को क्या करता है? माल्ट बनने की प्रक्रिया को ये प्रोत्साहित करता है दोस्त, माल्ट बनने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित। कह रहे गन्ने के खेत में अगर आप क्या करें, इसको स्प्रे कर दें तो पैदावार और शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगा, शर्करा की मात्रा। और पैदावार कितनी बढ़ जाती है? प्रति एकड़ 20 टन, 20 टन प्रति एकड़, यानी 1 एकड़ जमीन में 20 टन तक गन्ने की पैदावार बढ़ सकती है, बढ़ सकती है भाई जी। जो आपके क्या है, शंकु वृक्ष होते हैं, कोनिफर्स, वहां पर ये परिपक्वता जल्दी लाता है, और जल्दी परिपक्वता लाने की वजह से फिर वहां पर बीज उत्पादन में शीघ्रता आती है बेटा। बीज उत्पादन में क्या आता है? शीघ्रता आती है, शीघ्रता आती है बीज उत्पादन में। जो चुकंदर है या जो पत्ता गोभी है, रोजेटी पादप, रोजेटी पादप बेटा, रोजेटी पादप यानी कि जिनमें इंटरनोड क्या है, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड रहते हैं, जिनमें इंटरनोड क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड रहते हैं, उनमें अगर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाए तो उनमें फ्लावरिंग से पहले इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाता है। फ्लावरिंग से पहले क्या हो जाता है? इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाता है। और फ्लावरिंग से पहले इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाता है, उसको बोल्टिंग कहते हैं। तो ये रोजेटी पादपों में बोल्टिंग कराता है भाई, ये रोजेटी पादपों में क्या कराता है? बोल्टिंग कराता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। इसको ना ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए से निकाला गया था। काइनेटिन जो होता है, काइनेटिन, काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक तौर पर अनुपस्थित है भाई। काइनेटिन जो होता है, ये काइनेटिन, ये पौधे में क्या होता है? प्राकृतिक रूप से एब्सेंट होता है। तो पौधे में जो साइटोकाइनिन पाया जाता है वो है जियाटिन। नाम याद करो बेटा इसका। पौधे में प्राकृतिक तौर से जो पाया जाता है वो है जियाटिन, ठीक है ना। पौधों में जो प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है बच्चों वो है जियाटिन, ठीक है। और ये कहां पर पाया जाता है? तीव्र कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र, जहां पे सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा हो। ये हरित लवक का निर्माण कराएगा, पार्श्व प्ररोह वृद्धि कराएगा, अपस्थानिक प्ररोह संरचना निर्माण कराएगा, और ये शिखाग्र प्राधान्यता से छुटकारा दिलाता है। ऑक्जिन जो है, ऑक्जिन, ऑक्जिन क्या करता है बताइए जरा मुझे। तो आप कहेंगे कि सर ऑक्जिन जो होता है, ऑक्जिन शिखाग्र प्राधान्यता को बढ़ावा देता है, ऑक्जिन शिखाग्र प्राधान्यता को बढ़ावा देता है, जबकि साइटोकाइनिन जो है वो शिखाग्र प्राधान्यता से छुटकारा दिलाता है। और इसके साथ साथ ये पोषकों के संचरण को भी बढ़ावा देता है। क्या करता है? पोषकों के संचरण को बढ़ावा देता है। और बेटा इसे एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं प्लांट के लिए, एंटी एजिंग हार्मोन, एंटी एजिंग हार्मोन भी यह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये एंटी एजिंग हार्मोन। फटाफट से देखिए यहां तक, फिर आगे पढ़ेंगे भाई। चलो अब देखो, इथाइलिन में तो क्या सारी चीजें पढ़नी थी भाई, इथाइलिन में तो सारी चीजें पढ़नी थी। बस हुआ क्या, एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था एच कजिन्स। तो एच कजिन्स ने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे बेटा।
ये एच.एस. कजिन्स ने जो है, आप देखेंगे कि पके हुए संतरों को कच्चे केला के बीच में रखा। पके हुए संतरे को कहां पर रखा बेटा? कच्चे केले के पास रखा। तो जब उन्होंने पके हुए संतरे को कच्चे केले के पास रखा तो क्या देखा, बताइए जरा, क्या देखा उन्होंने? उन्होंने यह देखा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। उन्होंने यह देखा कि जो केले हैं वो पक जाते हैं। केला क्या हो जाता है भाई? पक जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए भाई, ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाए कि जो आपका क्या है पका हुआ संतरा, उसको अगर आप वहां पर रखें, तो जब आप पके हुए संतरे को, जब आप पके हुए संतरे को कच्चे केलों के बीच में रखते हैं तो आप ये देखते हैं कि केला जो है वो पक जाता है। क्रेथिलीन जो है वो साधारण गैसीय पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित किया जाता है, भारी मात्रा में भाई। इसके अलावा ये क्या है, ये पौधों में अनुप्रस्थ वृद्धि कराता है भाई। पौधों की क्या कराएगा? क्षैतिज वृद्धि कराएगा, अच्छों में फुलाव लाएगा, और द्विबीजी निवेद भिद जो हैं उसमें अंकुश संरचना को प्रभावित करता है। क्या करता है भाई? उसमें अंकुश संरचना को प्रभावित करता है। ये क्या करेगा? जरावस्था और विलगन को पत्तियों और फूलों में बढ़ाता है। फलों के पकाने के लिए बहुत प्रभावी है ये। और फलों के पकने के दौरान ये क्या करता है? श्वसन की गति को बढ़ा देता है। और इस बढ़त को क्या कहते हैं? क्लाइमेक्टिक श्वसन कहते हैं बेटा। ये जो बढ़त है, इस बढ़त को क्या कहा जाता है? इस बढ़त को कहा जाता है क्लाइमेक्टिक श्वसन। क्लाइमेक्टिक श्वसन कहते हैं बेटा। एथिलीन जो है वो बीज और कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है। क्या करता है बताइएगा जरा? बीज और कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है, ठीक है। और इसके सपोर्ट में एनसीईआरटी ने दो चीजें दी हैं कि एक तो ये मूंगफली में बीज का अंकुरण कराता है, साथ ही साथ ये आलू के कंदों को अंकुरित करता है। क्या करता है ये बच्चों? ये आलू के कंदों को, जो ट्यूबर हैं उनको, जो स्प्राउट है उनको जर्मिनेट कराता है भाई ये। कैरेथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। यानी एथिलीन ये चाहता है कि धान के खेत में धान का पौधा जितना भाग पानी के ऊपर है, हमेशा उतना भाग पानी के ऊपर ही बना रहे। हमेशा बेटा उतना भाग जो है वो पानी के ऊपर ही बना रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये मूल वृद्धि कराता है, मूल रोम में वृद्धि कराता है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा बेटा। एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्रेथिलीन जो है वो अनानास को फूलने तथा फल समकालिता में सहायता करता है। आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। और ये कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है। क्या है बेटा? ये कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है भाई। कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला हार्मोन, कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला हार्मोन। मैं बता रहा था कि अनानास को फूलने और फल समकालिता में सहायता करता है। इसके अलावा आम को पुष्पित होने में मदद करता है। और कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला ये गैसीय पीजीआर होता है, ठीक है। इसका जो सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला यौगिक है वो इथेफॉन है। और इथेफॉन का जो जलीय घोल है वो आसानी से अवशोषित हो जाता है और पौधे के अंदर संचारित हो जाता है। फिर ये क्या करता है? धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। क्रेथेफॉन जो है वो टमाटर और सेब के फलों की पकाने की गति बढ़ाता है तथा विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। कहां पर बेटा? कपास, चेरी और अखरोट में विरलन को बढ़ावा देता है। खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है जिससे पैदावार में वृद्धि हो जाती है। फैमिली कुकरबिटेसी, फैमिली कुकरबिटेसी बेटा, वहां पर ये ऐसा करता है। चक्कर ये इथाइलिन में कोई भी पॉइंट छोटा किया नहीं जा सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई माइंड मैप है, फिर भी पूरा ही पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है
क्या है कि विलगन और प्रसुप्ति में उसकी एक भूमिका है, ठीक है ना। क्या है बेटा ये अगर आप इसको देखें तो प्रसुप्ति में और विलगन में, इन सारी चीजों में इसका बड़ा रोल है। ये मुख्यतः निरोधक का कार्य करता है बेटा। मुख्यतः किसका कार्य करता है? ये निरोधक का कार्य करता है। मुख्यतः ये जो होता है ये निरोधक का कार्य करता है बच्चों। एबीए जो है वो बीज के अंकुरण का निरोध करता है। एबीए जो होता है बेटा, एबीए को अगर आप देखें तो एबीए क्या करता है? बीज के अंकुरण का निरोध करता है, यानी ये अंकुरण को जल्दी नहीं होने देता। और ये बाह्य त्वची पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को भी प्रोत्साहित करता है। ये चाहता है, क्या चाहता है ये? कि पौधे में जो स्टोमेटा है वो क्लोज बने रहें, मतलब ये क्लोज करने का को प्रमोट करता है। ये पौधों को विभिन्न प्रकार के तनाव सहने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन कहते हैं। बेटा एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन इसलिए नहीं कहते कि ये पादप को तनाव देता है, ठीक है ना। इसको इसलिए तनाव हार्मोन नहीं कहेंगे कि ये पादप को तनाव देता है, बल्कि तनाव की स्थिति में पादप को बचाता है, पादप को सहारा प्रदान करता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए जो है वो बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रसुप्ति क्यों है? कह रहा प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा एबीए बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे बचाता है, कि अगर ड्राई कंडीशन है उससे बचा रहे, और कोई ऐसी कंडीशन है जो प्रतिकूल है उससे बचा रहे। कि बहुत सारी परिस्थितियों में एबीए जो है वो जिब्रेलिक अम्ल के, यहां पे क्या लिखना था? जिब्रेलिक अम्ल, ठीक है, जीएच लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है? जिब्रेलिक अम्ल के विरोधक की भूमिका निभाता है। क्या करता है बेटा? विरोधक की भूमिका निभाता है। अच्छा, दो चीजें और रह गई हैं। एक है भाई जी पूरक हार्मोन। पूरक हार्मोन, पूरक हार्मोन क्या हो जाएगा? पूरक हार्मोन आप कहेंगे जब दो हार्मोन किसी कार्य में समान प्रभाव डालें, समान प्रभाव डालें, समान प्रभाव डालें। जब दो प्लांट हार्मोन क्या करते हैं? किसी कार्य में एक जैसा रोल प्ले करते हैं, या तो बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं, लेकिन या तो दोनों बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक बढ़ाए एक घटाए, तो उनको कह दिया जाता है पूरक हार्मोन। जैसे अगर आप देखें इथाइलिन व एबीए क्या करते हैं? विलगन को बढ़ावा देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं बेटा? विलगन को बढ़ाते हैं। तो विलगन के लिए ये क्या हो गए? विलगन वाले कार्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक हार्मोन हो गए। विलगन वाले कार्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हार्मोन। ऐसे होता है बेटा विरोधक हार्मोन। विरोधक हार्मोन जब दो हार्मोन किसी कार्य में विपरीत प्रभाव डालें, जब दो हार्मोन किसी कार्य में विपरीत प्रभाव डालें, तो बेटा फिर वो एक दूसरे के विरोधक हार्मोन हो जाएंगे। जैसे अगर आप शिखाग्र प्राधान्यता का एग्जांपल ले लें, शिखाग्र प्राधान्यता, तो ऑक्जिन क्या करता है? उसको बढ़ावा देता है। ऑक्जिन क्या करता है? शिखाग्र प्राधान्यता को बढ़ावा देता है। जबकि साइटोकाइनिन क्या करता है? उससे छुटकारा दिलाता है। साइटोकाइनिन जो है उससे छुटकारा दिलाता है भाई। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? विरोधक हार्मोन हो जाएंगे भाई, विरोधक हार्मोन।
चलिए फटाफट से यहां पर देखना शुरू करिए। पादप वृद्धि, वृद्धि दर, निरपेक्ष वृद्धि, सापेक्ष वृद्धि, विभेदन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन, वृद्धि का मापन, वृद्धि की दशाएं, परिवर्धन, सुगढ़ता, विषमपर्णता। उसके बाद कारक, बाह्य कारक, आंतरिक कारक, पादप वृद्धि नियामक, उनकी खोज, ऑक्सीजन, जिबरेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए, पूरक हार्मोन और विरोधक हार्मोन। ये पूरा चैप्टर हमने बहुत कम समय में बेटा रिवाइज कर लिया है। अब आपको इसके पीवाई की सॉल्व कर लेने हैं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।